आपके एक्सट्रैक्ट के जितने भी नॉन कंटेस्टेड में, और साथ साथ ये भी डिस्कस करते जाएंगे स्प्रिंग 2025 में अगर आप देखें तो ये बोरोइंग कॉस्ट का सवाल आया हुआ है 8 नंबर का, और ये गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे मैंने करवाने हैं, लेकिन अभी आज क्योंकि टारगेट ही हमारा एक्सट्रैक्ट का है, तो 2000 तीसरा सवाल आया हुआ है आपके पास नोट्स का। तो ये 3 सवाल आए हुए हैं 16 नंबर का, ये 2025 में 8 नंबर, ये 24 और 8 नंबर ये 32। बाकी दो चार एमसीक्यूज में आ गए, तो ये इसके 35 नंबर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट का सवाल है ही नहीं, ऑटम 24 में, ऑटम 25 का शायद सवाल ही नहीं है इसमें। चले इधर नहीं, ऑटम 25 चलें, ऑटम 25 का भी पेपर देखिएगा जरा। ये रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज हैं 10 नंबर की, रिवैल्यूएशन मॉडल। अब जरा खामोशी सवाल देखें, पैटर्न देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ग्रॉस प्रॉफिट, ये अब सिलेबस में नहीं है, पहले था अब नहीं है। 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर का जर्नल एंट्रीज है, गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल है, IS 20 है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी ABCD, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है और उसके नोट्स हैं 8 नंबर का। इंपेयरमेंट टेस्ट के इंटरनल फैक्टर लिखने, एक्सटर्नल लिखने 6 नंबर का। फिर एमसीक्यूज आ गया। अभी एमसीक्यूज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट पोर्शन में करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका रेशियो का है जी, 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम फाइफो मेथड, ये जनाब इक्विटी और IS 8। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कल, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक टेस्ट में दिया था, मैंने इसको हल नहीं करवाया, तो कल मुझे याद दिलाना, ये करवा दूंगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, तो इसमें भी एक्सट्रैक्ट का सवाल नहीं आया। 2026 में भी एक्सट्रैक्ट का सवाल नहीं आया, 2000 स्प्रिंग 2025 में भी एक्सट्रैक्ट का सवाल नहीं आया, तो इस पर फिर समझ जाए। ठीक है ना, तो ये वैसे एक्सट्रैक्ट का सवाल नोट्स के सवाल से ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें पास होना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। चलिए जी वापस चलते हैं। अच्छा, इसके वैसे रिमार्क्स अगर आपने देखने हैं ना, वैसे सबसे वर्स्ट रिजल्ट आया क्वेश्चन नंबर 8 का इस सवाल के अंदर, और ये बोला कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है? 8 और इक्विटी वाला, 8 और इक्विटी वाला, उसमें से 13% रिजल्ट है। मतलब क्या है, 13% बच्चे बस पास हुए, बाकियों की निस्बत वो थोड़ा लेंथी था। उसके बाद अगर रिजल्ट वर्स देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का 24%। अब क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। क्वेश्चन नंबर 2 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का था। ये वैसे ही बच्चों को नहीं आता होता, ये आप लोगों को ये जो इंट्रो में हमने पढ़ा हुआ है ये वही है, लेकिन पहले ये FR 1 के अंदर था। आसान सवाल होता है, बट उसके बाद अगर हम वर्स रिजल्ट देखें तो और सारे रिजल्ट अच्छे हैं। 40% क्वेश्चन नंबर 1 में से आ गया, 55%, 45%, 38, 53, 48, बाकी ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है। यहां पर लिखा हुआ है द लेटेस्ट सेशन 37% रिजल्ट है, इंप्रूविंग द 30% इन द प्रीवियस सेशन, एंड पिछले 5 सेशन से रिजल्ट आ रहा था 27%। वो कहता है कि मोस्टली जो गलतियां हुई हैं ये उसने बताई हुई है, इस पे हम अभी टाइम नहीं लगाते, क्योंकि ये रिमार्क्स तब पढ़ेंगे कोई हमारा अपना सवाल होता तो इसके अंदर। तो इस दफा एक्सट्रैक्ट के भरपूर चांसेस है। ठीक है,
क्योंकि ये स्प्रिंग के भी सवाल है 2025 में, तो कोई सवाल नहीं आया। अब आ जाए आइटम 24 पे। आइटम 24 पे जर्नल एंट्रीज का सवाल 16 नंबर का आया है। राजशाही वाला सवाल आपने किया हुआ, ये इंपेयरमेंट लॉस का सवाल है 8 नंबर का। 16 और 8 24 हो गया। और इसमें से 24 नंबर बाकी एमसीक्यूज के अंदर उसने कवर किए होंगे। स्प्रिंग 2024 में ये हमारा सवाल आ गया बोरिंग कॉस्ट का, ये ताजा ताजा आपने किया है जी, दोबारा भी करना है। पैराडॉक्स का सवाल है जी, ये भी अंग्रेजी है, इसको भी बाद में देखेंगे। ये नोट्स वाला सवाल आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट्स लिखने हैं। आइटम 23 शार्क लिमिट, ये एक्सट्रैक्ट वाला सवाल आ गया। आइटम 23 प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन बेसिकली IS 20 का है। कर लेते हैं ताकि दोबारा चीजें हमारे गो थ्रू हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि आज हमने एक्सट्रैक्ट का हर सवाल करना है। एक कल सवाल किया था, उसको आपने 2 दफा करना चाहिए था ओरिजिनली, ताकि एक्सट्रैक्ट वाली बातें पता चले हमने क्या क्या लिखनी होती। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिसंबर 2022 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट, शो द कंपैरेटिव फिगर। 7 नंबर का ये सवाल, क्योंकि ये एक टॉपिक है ना, कल वाला सवाल ज्यादा नंबरों का था, उसमें 3 टॉपिक थे। 2022 का एक्सट्रैक्ट बनाना है। पहले जो कहते हैं ना सवाल नहीं शुरू होता, सवाल अभी शुरू कर देते हैं, सवाल तो पढ़े बगैर ही शुरू हो जाता है। सवाल होता है रिक्वायरमेंट पढ़ के। आप एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना दें, शॉक लिमिटेड लिखे ऊपर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। यहां पर हम लिखेंगे 2022, यहां पर लिखेंगे 2021 और यहां पर रुपीज इन मिलियन। अगले पेज पे या इसके नीचे ही एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर। दूर होने की वजह से या कोई और इशू है? करीब हो जाओ, आगे आ जाओ, इधर भी जगह है, ये जुमान के साथ भी जगह है। या इस साइड पर आ जाओ, इस साइड पर देखो। 31 दिसंबर 2022, 2022, 2021 रुपीज इन मिलियन। अब नजर आना शुरू हो गया जी। सवाल हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमें जितने इनकम या एक्सपेंस नजर आएंगे वो साफ सुथरे करके लिख देंगे प्रॉफिट और लॉस के अंदर। अगर जिसको वर्किंग करके लिखेंगे उसका वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। जितने भी सही पॉइंट लिखोगे उसके नंबर मिल जाएंगे, जो गलत करेंगे उसके नंबर हमारे कट जाएंगे। मतलब पासिंग मार्क्स हमारे हर सवाल से आ जाएंगे, इतना कम अज कम हो जाएगा। अब सवाल देखें, शॉक लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड अ desalination plant at a total cost of rupees 300 million in a coastal area to provide clean drinking water. The plant started commercial production on 1/1/19
had been estimated life and residual value 6 years and 30 million. 300 मिलियन का एसेट खरीदा, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन 1119 को स्टार्ट हो चुकी है। डन। 2019 में हमने एसेट लिया और 2019 में इस्तेमाल भी होना शुरू कर दिया। 1120 को एसएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 160 मिलियन। अगले साल हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। आपको याद होगा मैंने ये केस पढ़ाया था कि अगर आपको एक साल बाद ग्रांट मिलती है ना तो परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। पहले साल सिंपल एसेट को ऐसे ट्रीट करें जैसे नॉर्मल एसेट है। अगले साल दो चीजें हैं कि आपने अगर उसको सेपरेट रखना है ना गवर्नमेंट ग्रांट को, तो उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना, क्योंकि एसेट की लाइफ ही कम हो गई है। अगर पहले ग्रांट मिल जाए तो एसेट बाद में आए तो कुछ नहीं करते। ग्रांट को हमेशा एसेट की लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करना है। ग्रांट को हमेशा एसेट की लाइफ पर अमोर्टाइज करते हैं। ग्रांट की अपनी कोई लाइफ नहीं होती रिलेटेड टू एसेट के अंदर। हाँ, रिलेटेड टू एक्सपेंस है तो वो उसकी अपनी लाइफ होती है। आगे लिखा हुआ है 1120 को एसएल रिसीव्ड अ ग्रांट 160 मिलियन टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। The section later stated that SL should also operate the plant at least 300 days in each of the next 3 years. At inception, there are reasonable assurance that condition of the grant shall be complied with. SL recorded the grant as deferred income. यहां तक क्लियर है? 2019 में एसेट खरीदा, 2020 में ग्रांट मिली और शुरू में लगता था कि हमने सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे। In 2022, the plant was not operated for 122 days. कितने दिन चलाने थी ग्रांट? सॉरी वो प्लांट 300। लेकिन 2022 में कितने दिन चला? 120 दिन भी नहीं चल सका। Owing to this, the government issued a notice to SL from the repayment of 100 million. ग्रांट हमें मिली कितनी थी? 160 मिलियन। वो कितने वापस पैसे मांग रहे हैं? 100 मिलियन। According to the amount was repaid by SL immediately, और उसने वो पैसे वापस भी कर दिए। अब वो कहते हैं आप 2021 और 2022 के मुझे एक्सट्रैक्ट बना कर। अच्छा, जिसके मर्जी एक्सट्रैक्ट करे, ये हमने वर्किंग तो लिख ली है। आए जरा अपना नॉर्मल सवाल शुरू करते हैं। ऐसे समझे ना वो एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है ना वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है, हम एक सवाल दे रहा है कि आपने 1119 को एक एसेट खरीदा है, कितने का? 300 मिलियन का। दिसंबर 19 को हम क्या करेंगे? उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। बताएं जी, कॉस्ट कितनी है? 300 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 45। तो 300 में से 45 माइनस कर 250। ये हम आ गए दिसंबर 2020 में। अब 1120 को हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली और वो हमने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करनी है। अगर तो एसेट की लाइफ में से कॉस्ट में से माइनस करते तो 255 से आकर माइनस कर देते 255 में से, और फिर उसको बाद में डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते थे। अब हमारे पास दिसंबर 19 का साल खत्म हुआ, हमारी ये डेप्रिसिएशन 45 आएगी। भला क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन फिक्स है, और जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो भी सेपरेट रखनी है, तो एसेट की सेहत पे कोई असर ही नहीं आएगा। जब सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं तो एसेट की सेहत पे कोई असर नहीं आता। दिसंबर 20। अब इसको भी दिसंबर 20 करेंगे। हाँ जी, इसको 6 पे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एसेट के लाइफ का 1 साल गुजर चुका। 32। अब इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, ये कितना आ गया? एसेट कितना बच गया? और ये कितना बच गया? 128। ये 2 सालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे कौन से 2 साल हैं? 21 और 22। 21 और 22, यहां से हमारा काम शुरू हो रहा है।
दिसंबर 21 में इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 45। एसेट की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 160। अगर मैं आपको इसके एक्सट्रैक्ट बताऊं ना तो मेरे भाई ये वैल्यू आपकी एक्सपेंस की और ये वैल्यू है आपकी नॉन करंट एसेट की। ये इसका 2021 का एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं काम का। इनकम या एक्सपेंस एसओपीएल के अंदर, एसेट या लायबिलिटी एसओएफटी के अंदर। अब आगे देखें जनाब, इसको 32 आएगा, ये कितना बच गया? 90। ये भी एक्सट्रैक्ट आपका यहां पर भी मौजूद है। ये आपका जाएगा इनकम के अंदर, ये जाएगा टोटल लायबिलिटी है। करंट और नॉन करंट अलग अलग करना है तो 32 और 96 माइनस 32, 64 और 32 कर लें या 96 पूरा लिख लें। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये 2021 के एक्सट्रैक्ट के आइटम्स हैं। और आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो पूछें। ओके होगी यहां तक बात? 2022 में पैसे वापस कर दिए 100 मिलियन। एसेट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एसेट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिसंबर 22 ये 45 आएगा, ये कितना बच गया? ये दोनों वैल्यू जो रेड कलर में है ये 2022 के एक्सट्रैक्ट है। क्योंकि जब अगर तो होता है ना डायरेक्टली डिडक्शन, वो ज्यादा मजा का होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सादा काम है। आए जरा अब फोकस करना। अगर गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी है ना तो ऐसे समझना है, अगर उसने कुछ ना बताया हो तो साल के शुरू में ही वापस की है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट वापस की है ना तो इसका क्या मतलब है? साल के शुरू में ही वापस कर दी है। आपकी लायबिलिटी कितनी पड़ी है? 96। आपने 100 की गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर दी। गवर्नमेंट ग्रांट वापस करने का तरीका याद है? 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे। जो काम आपने 160 के साथ किया, बिल्कुल जो पैसे वापस किए उसके साथ भी वही करेंगे। 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 40। एंट्री जरा बताओ कौन सी पास करेंगे? कैश क्रेडिट, आपको याद होगा तरीकाकार, कैश क्रेडिट 100 से पैसे वापस किए हैं ना, कैश क्रेडिट 100 से। एसपीएल डेबिट 40 से, जो डिफरेंस आएगा वो कितने से? अब जो आपने फॉर द ईयर एंट्री पास की है ना, इसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट होता है। हर जर्नल एंट्री के अंदर कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट जरूर होता है। बताएं इसके अंदर कौन सा एक्सट्रैक्ट है? एसपीएल डेबिट हो रहा है 2021 में 40 से एसपीएल आपका डेबिट होगा गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड के नाम से। एक बात निकल आई, ग्रांट 60 मिलियन से डेबिट हो रही है, आपके पास 96 पड़ी हुई थी, 60 और माइनस कर दो। 96 थी साल के शुरू में, 100 माइनस कर दिया। के 100 क्यों नहीं माइनस किया भाई? 40 तो इनकम को चार्ज हुआ है जी। 96 में से 60 माइनस किया, कितना बच गया? 36। इस 36 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देंगे। अब ये अगर मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये आपके एक्सट्रैक्ट हैं और आपने पूछना है कि कौन सा एक्सट्रैक्ट आपको समझ नहीं लगी। 1 2 3 और इसको स्प्लिट करके लिखा जा सकता है 12 और 12। ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपके दोनों सालों के एक्सट्रैक्ट हैं इस पूरे सवाल के अंदर। जो एसपीएल में जाना है उसको एसपीएल में लिख देते हैं, जो एसेट और लायबिलिटी में जाना है उसको एसेट। और पहले 2021 में बताएं, डेप्रिसिएशन 45,
और 32 इनकम, 2022 में 45 डेप्रिसिएशन, 12 इनकम और 40 का रिवर्सल। एसओपीएल में यही चीजें। और जरा लिख लेते हैं, ये आपका एसओपीएल पड़ा है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वर्किंग नंबर, उसका वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे जी 1 है। 2021 में भी 45, 2022 में भी 45। फिर गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दो 2022 में 40 मिलियन का रिफंड किया था, तो एसपीएल डेबिट किया हुआ है। अदर इनकम, ये अदर एक्सपेंस हो गए। अदर इनकम की हेडिंग दे देते हैं जी, गवर्नमेंट ग्रांट। 2021 में गवर्नमेंट ग्रांट कितनी इनकम थी भला? 32। और 2022 में कितनी इनकम थी? 12। जर्नल एंट्री पास कर ले, वर्किंग कर ले, जो जो चीजें आपको लगता है इनकम एक्सपेंस की है वो इनकम एक्सपेंस में लिख देंगे, जो जो चीज एसेट लायबिलिटी की है उसको एसेट लायबिलिटी में लिख देंगे। यहां पर आते हैं नॉन करंट एसेट्स। प्लांट, हाँ जी, 2021 में बुक वैल्यू कितनी बच गई थी? वर्किंग नंबर 1 160, और 2022 में आप कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके भी कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आ जाए नॉन करंट लायबिलिटी पे। डेफर्ड ग्रांट, करंट लायबिलिटी में डेफर्ड ग्रांट, जी 2021 में हमारे पास लायबिलिटी कितनी पड़ी थी? आओ वर्किंग में आपको दिखाते हैं। 2021 में 96 बच गई थी टोटल लायबिलिटी, और अकॉर्डिंग टू रूल अगले साल 32 चली जानी थी करंट लायब इनकम में। तो इसको सेपरेट करके लिखना है, सेपरेट करके लिख लें, इकट्ठा लिखना है, आपकी मर्जी। तो क्या करेंगे, 96 इकट्ठा लिखना है तो सिर्फ लायबिलिटी की हेडिंग देंगे, वरना 32 इधर और इधर कितना लिखना था? ये 96 पूरा हो गया। अगले साल के एंड पे हमारी लायबिलिटी कितनी बच गई थी 12 माइनस करने के बाद? 24। अब 24 में से अगले साल 12 इनकम में जाना है, तो लिखना पूरा 24 है, लेकिन 12-12 करके। ये आपके 7 नंबर का सवाल था। ये इसके अंदर इसके यहां से नीचे आपका फाइनेंशियल पोजीशन है, ओके जी। अच्छा, एक्सट्रैक्ट के सवाल में बहुत पूरे नंबर लेना मुश्किल होता है, ये नहीं कि आता नहीं होता, कोई भूल जाता है। नोट्स का सवाल में से बंदा पूरे नंबर ले जाता है, क्योंकि उसमें चीजें स्पेसिफिक लिखनी होती हैं, 2 लेजर बनाने होते हैं, वो एक तरह के, वो लेजर का सवाल होता है। अगले सवाल पे आए। हाँ जी,
बेटा लिमिटेड का ये कल परसों जो सवाल किया वही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्राउड लिमिटेड वाला है, नोट्स का सवाल है। स्प्रिंग 2023 पे चले, IS 20 का पहला सवाल, दूसरा सवाल IS 36 का, तीसरा सवाल हमारा 17 नंबर का। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, ML स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 17 मार्क्स का। अच्छा, OCI के भी आ सकते हैं, अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के भी एक्सट्रैक्ट आ सकते हैं, उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही लिखना होता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा सवाल है, थोड़ा एक्टिव हो जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आपने एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है तो टोटल सवाल ही 4 या 5 है मैक्सिमम। एक कल किया था, 2 अभी कर रहे हैं और एक शायद और मिल जाए हमें, कोई ऐसा नहीं, बस यही है। तो एक्सट्रैक्ट के सवाल करने के लिए अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिस का जरिया है वो ये है, और एक्सट्रैक्ट बेसिकली फाइनल अकाउंट होता है। ये चीजें फाइनल अकाउंट में भी आ सकती हैं और ये चीजें एक्सट्रैक्ट के नाम से भी आ सकती हैं। शायद वो एक्सट्रैक्ट का सवाल इसलिए भी अब नहीं दे रहा क्योंकि सिलेबस में फाइनल अकाउंट है, और अब शायद वो फाइनल अकाउंट ना दे और एक्सट्रैक्ट दे दे। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट, हाँ जी, ये अटेम्प्ट है आपके पास 2000 मार्च 23, स्प्रिंग 2023, स्प्रिंग 2023, क्वेश्चन नंबर मेसोपोटामिया। चलिए जी, जरा खामोश हूं, चीजें मैंने आपको याद करवानी है कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। सबसे पहले कोई इधर खामोश, क्वेश्चन एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद क्या पढ़ना होता है एक्सट्रैक्ट के सवाल में? एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है कॉस्ट मॉडल है PPE के लिए और फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम स्टैंडर्ड देखते हैं कौन कौन सा स्टैंडर्ड है। ये IS 23 है आपका, और ये वो कहता है कि एक ऑन डेट ऑफ परचेज एस्टिमेटेड लाइफ, ये जनाब मेरे ख्याल में चेंज इन एस्टिमेशन है, IS 16 का चेंज इन एस्टिमेशन, और पॉइंट नंबर 1 में IS 40 है। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड के सवालों को उसने मिक्स करके हमारा सवाल बना के दिया है और कहता है एक्सट्रैक्ट बनाओ। तो मतलब स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये IS 16 का सवाल है, और इसलिए शायद वो IS 16 को दिमाग में रखकर हल करते हैं तो उनका सवाल सही है, और IS 16 का एक छोटा सा 2 नंबर का, यानी जितने भी नंबर बनेंगे उसका पार्ट। एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जी। चलो जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। सबको अलग अलग पढ़ के, जब सवाल ही 3 अलग अलग हैं तो हम क्यों इनको मिक्स करें? और पेपर में आपको इन तीनों में से जो पहले आ जाए वो पहले आप एक्सट्रैक्ट बना दिया करो। लिखा हुआ है फॉर्मेट, अगर आपने लिखना है तो ऊपर नाम लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी, ईयर एंड कौन सा है? दिसंबर 19 है, 20 है, दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22, 2022 भी लिखेंगे, कंपैरेटिव है ना जी, और 2021 भी लिखेंगे, रुपीज एंड मिलियन ही होगा। अब साइड में मैं लिख देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए, जगह का मसला ना आ जाए।
extract from statement of financial position as at 31st December 22 2022 2021 रुपीज इन मिलियन। ये हमारा काम है। जी करें स्टार्ट। अच्छा आप ये तो देख रहे नहीं कि आपने सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं। ये हमारा पहला सवाल है। हमारे साल कौन से 21-22? 1 जुलाई 19 ML acquired a warehouse 300 million and was immediately given on rent to a third party। अगर आपने वेयरहाउस, एक बिल्डिंग है, वेयरहाउस एक बिल्डिंग है, उसको आपने रेंट पे दे दिया तो जाओ ये 40 है या 16 है? 40 है, क्योंकि 40 में दो ही तो चीजें हैं और दो ही पर्पज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और रेंटल पर्पज और कैपिटल एप्रिसिएशन। अच्छा 1119 को ये IS 40 है। 1122 मतलब हमारे साल से अगला साल, हमारा साल अपना। ML commenced the development work on its warehouse with a view to put in on use। कहता है 2022 में वो उसको खुद इस्तेमाल करना चाहता है। इसका मतलब है पहले 40 में था, अब 16 में जा रहा है। पहले 40 में था, अब 16 में जा रहा है। और किस साल जा रहा है? 2022 में। 2021 में हम उसको डील करेंगे जैसे वो IS 40 और उसका फेयर वैल्यू मॉडल है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ फेयर वैल्यू मॉडल में डिफरेंस लिखेंगे SOPL के अंदर और क्लोजिंग वैल्यू लिखेंगे S2FT के अंदर। The development work was completed on 31st March 2022 at a cost of rupees 50 million। 50 मिलियन और उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ML started using warehouse to its inventory on 1st May 2000। अब जरा सोचिए, कंप्लीट हुआ 31 मार्च को और उसके अंदर इन्वेंट्री रखी हमने 1 मई को। बताओ डेप्रिसिएशन 31 मार्च से शुरू करेंगे या 1 मई से स्टार्ट करेंगे? 31 मार्च से। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस ऑन द वेरियस डेट आर एज फॉलो। 31 दिसंबर 2020 को थी 2016 316 और 21 में हो गई 344। तो मेरे भाई यहां पर आपको दो एक्सट्रैक्ट मिले, नंबर 1 और इसका डिफरेंस कितना है? 16 से 44। ये जिनको मैंने सर्कल किया ये आपके 2021 के एक्सट्रैक्ट में बस यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। 28 इनकम में जाएगा फेयर वैल्यू गेन के नाम से और 344 जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। नहीं समझ लगी? ओके है। अब ये एसेट हम 1122 को किसके हवाले कर रहे हैं? IS 16 पे। अब IS 16 में पहले उसको फेयर वैल्यू पे लाएंगे। फेयर वैल्यू तो उसकी है ना, कोई इसका रोल है ना कोई इसका रोल है। भला क्यों? क्योंकि 1122 को वो एसेट IS 16 में आ चुका है। 11 कॉस्ट किस वैल्यू पे आएगा? फेयर वैल्यू पे। तो 1122 की फेयर वैल्यू पता है कितनी है? 344। अब हम वो एंट्री तो हम पास कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन। दोबारा तो एंट्री पास नहीं करेंगे ना 28 से। अब बताएं, जब 40 वाला 16 में जाएगा सबसे पहले फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे। पहला काम क्या है? उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। वो फेयर वैल्यू पर आ चुका है। फिर अगला स्टेप क्या है? PPE डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 340। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म, PPE शुरू। इसमें PPE में मैं 344 में ये 50 मिलियन ऐड कर दूंगा।
ये हो जाएगा 390, ये 50 मिनट ऐड क्यों करूं? कॉस्ट के ऊपर काम किया है ना हमने अपने काबिल बनाने के लिए। अब इसकी लाइफ नीचे रेट गिवन है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका 10% दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12 करूंगा, मेरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करके मैं पीपी में लिख दूंगा। एक्सट्रैक्ट इस पॉइंट का खत्म। क्या करूंगा इसमें? 394 का 10% लेके 9 बाय 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितनी डेप्शन आ गई है? 29.55। ये पॉइंट 100% कंप्लीट हो। अब लिखने चले, क्या क्या चीज आनी है भला? एक फेयर वैल्यू गेन आना है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आनी है, एक डेप्रिसिएशन आनी है और एक पीपीई आना है। 4 चीजें जानी है बस, इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं लगा। आपको कुछ चीज नजर आ रही है तो बता दें। चलिए जी, ये आपका एसओपीएल पड़ा है, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन वेयर हाउस। 2021 में कितना आया? फेयर वैल्यू गेन कितना आया था? 28। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो मैं इकट्ठा ही लिख रहा हूं, मैंने हेडिंग ही नहीं दी। डेप्रिसिएशन हाँ इकट्ठा कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, हेडिंग देंगे तो फिर अलग अलग लिखेंगे, हेडिंग देंगे तो फिर मर्जी है। डेप्रिसिएशन कितनी है? 29 पॉइंट, बस एक्सपेंस को ब्रैकेट में लिख दिया। ये इसका एसओपीएल आ गया। जरा इधर बॉर्डर के पास चलते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लिख देते हैं, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेयरहाउस, फिर पीपीई, वेयरहाउस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 2021 में कितनी वैल्यू थी? 344 और 2022 में थी नहीं, क्यों कर नहीं थी? हाँ वो शिफ्ट हो गया था। और 2022 में 344 में से 29.55 माइनस कर 394 में से 394 में से माइनस कर देंगे 29.55, कितना? 364.4। खत्म। ये हमारे पहले पॉइंट के 17 मार्क्स का ये सवाल है। चलो इसके 2-3 जो भी नंबर हो गए मिल गए, 4 है जितने भी मुफ्त खोरो क्या दो बस। 1120 हमारे साल पता है कौन कौन से? 21 और 22। 1120 ml परचेज द हैवी ड्यूटी व्हीकल 360 मिलियन ऑन परचेज डेट द व्हीकल वाज एस्टिमेटेड लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू 5 साल और 72 मिलियन ड्यूरिंग 22। इसका मतलब है 2021 में पुराना और 2022 में डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर व्हीकल फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन। पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ जो करना कर लेना। वो खत्म हो गया। हाँ जी, आओ जरा वर्किंग नंबर इधर ही करते हैं। वर्किंग नंबर 2 या 1 जो भी वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने एसेट कब खरीदा था? 1120 को 1120 कितने का व्हीकल खरीदा? 360। और पहले क्या था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, स्ट्रेट लाइन था। डिसाइडेड टू चेंज फॉर व्हीकल फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन। फ्रॉम तो पहले कौन सा था मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
अमाउंट कितनी है जी? 360। अच्छा अब जरा खामोशी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चाहिए होते हैं, रेट गिवन नहीं है। क्या कोई है तरीका रेट फाइंड करने का? 1 माइनस आर ओवर सी 1 ओवर एन। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट का फार्मूला, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो रेट तो चाहिए ही नहीं होता। अच्छा पेपर में आप जो मर्जी करके क्योंकि पेपर में तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पर बैठ के तो कम से कम सही बताओ ना। यहाँ मुझे तो ना टेंशन दो ना कि आपको कुछ भी नहीं आता। अच्छा पेपर में सवाल सारे आसान होते हैं। अब मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, आपको ऐसे लगेगा कि इसमें फेल कौन होता है। 60% बच्चा फेल हुआ है, यानी अभी तक 40%, बहुत रेयर चांसेस हैं कि 40% एफआईआर का रिजल्ट क्रॉस किया हो। 40% से ऊपर बहुत रेयर केस है, बहुत कम। वरना पहले 27 में रहा है, अब 37 हुआ है। आप देखोगे सारे सवाल दिखाऊंगा, आप ये भी परेशान हो गए कि ये 60% आके है कौन बच्चा जो फेल हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जब ग्रिप होगी ना, तो मैं कहता हूं क्वेश्चन को बंदा गर्दन से पकड़ लेता है, हिलने नहीं देता। सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाओ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ये फार्मूला है, अगर कभी रेट ना गिवन हो तो इससे फाइंड हो जाता है। तो 1 माइनस रेजुअल वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, लाइफ 1/5, रेट आ गया 27.5%। चलें जी, मल्टीप्लायर बाय 27.5%, कितना आ गया? कितना? 99। हाँ जी, 360 में से 99 माइनस करेंगे 260। दिसंबर 21, अब हमारा साल शुरू हो गया, इसलिए फोकस करो। 27.5%, तो 261 का 27.5% ले लो, 71.775। और इसकी बुक वैल्यू बता दो। 189.225। जी 2021 का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर मिल चुका है। 2021 का एक्सट्रैक्ट 71.775 डेप्रिसिएशन, 189.225 पीपी, बस 2 वैल्यू। और मजे की बात है बुक वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, 2022 का भी एक्सट्रैक्ट अभी आ रहा है। समय लगा यहां तक। आगे क्या करना है? मेथड चेंज किया है। मेथड चेंज करते हैं तो पता क्या क्या करते हैं? सबसे पहले बुक वैल्यू वो फाइंड हो चुकी है। अब इसके ऊपर नया मेथड अप्लाई कर दो, -72 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 5 साल थे ना, 2 साल गुजर चुके हैं, बाकी कितने रह गए? कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। कितनी अमाउंट आ? 39.0। लो जी, दूसरा साल भी खत्म। अब इसको 189.225 से माइनस कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू भी बता दो, 189.225 माइनस 39.075, 1 1 1 4 1 1 5। चले जी, 1 2 3 4, ये 2021 और ये 2022, ये आपके एक्सट्रैक्ट है। जो इनकम है वो, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस में जाकर लिख दो, जो इनकम है सॉरी एसेट है वो एसेट में जाकर लिख। आ जाओ फिर। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहां पर लिखेंगे वेयर हाउस। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई व्हीकल। 2021 की डेप्थ में कितनी फाइंड की है?
71.77 Yes. और प्राइस की 39.07। अब आ जाए फाइनेंशियल पोजीशन में, किस हेडिंग में लिखूं मैं? पीपी के नीचे लिखूं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नीचे लिखूं? पीपी। किस नाम से? अगर व्हीकल आप रेंट पे देते होते तो फिर किसके नीचे लिखते? फिर भी पीपी के नीचे लिखते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ दो एसेट आते हैं, लैंड और बिल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ये चार बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी है वो पीपी में जाएगा। हाँ जी, 2021 में उसकी क्या वैल्यू रह गई थी? 189, और 2022 में 150.1। तो इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी उसकी वैल्यू में से, जितनी वैल्यू थी उसको कॉस्ट मान लेंगे। अब आ गया IS 23। अब IS 23 को देखते हैं। अच्छा, पेपर में यही वाला IS 23 वाला जो पोर्शन है, ये पहले पॉइंट में गिवन होता तो ये सवाल मुश्किल था, अब ये एंड में गिवन है तो ये सवाल आसान है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि पहला पॉइंट मुश्किल है तो वो सारा सवाल मुश्किल है, और अगर पहला पॉइंट आसान है तो सारा सवाल आसान है। ये एक माइंडसेट होता है, आपने देखना है कि जितना भी बड़ा सवाल होगा ना ये नॉन करंट एसेट का, वो एक स्टैंडर्ड नहीं होता, तो कम से कम 3 स्टैंडर्ड होते हैं। अब हर स्टैंडर्ड को अपने अपने तरीके से हल कर दो, हर स्टैंडर्ड को अपने तरीके से हल कर दो बस। अब आपके पास लास्ट स्टैंडर्ड आ रहा है, अभी आपके कितने स्टैंडर्ड कवर हो गए भला? एक 40। लास्ट स्टैंडर्ड में 2 स्टैंडर्ड है, लास्ट पार्ट में एक गवर्नमेंट ग्रांट भी होगा कहीं ना कहीं शायद, और 7 पीपी इन्वेस्ट बोरोइंग कॉस्ट भी होगा। 1 जून 21 साल तो हमारा ही है। ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन 23। अब ना ये ना जिस स्टैंडर्ड को हल करो वो अपना स्टैंडर्ड अपने दिमाग में एक्टिवेट कर दो। अब आप पीपी खत्म, 40 खत्म, अब आ गया 23। 1 जून को कंस्ट्रक्शन शुरू की है, पहली डेट। The building was available for use on 1 अक्टूबर 22। इसका मतलब है सीवेब का कॉन्सेप्ट भी आ गया। शुरू हो रही है बिल्डिंग 21 में, कंप्लीट हो रही है 22 में। एंड was immediately put into use, कंप्लीट हुई अक्टूबर 2022 में। इसका मतलब है 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आएगी। डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड एज फॉलो। पेमेंट मेड 1 मई 140 मिलियन, और किस सोर्स से की? एक नीचे ए सोर्स लिखा हुआ है, वहां से पेमेंट की। 1 जनवरी 2022, ये बड़ा प्यारी बात लिखी हुई है, ऊपर क्या लिखा हुआ है भला? पेमेंट डेट, और यहां पर 1 जनवरी को पेमेंट की, और एक छोटा सा स्टार बनाया हुआ है, ये स्टार नीचे लिखा हुआ है। जरा सवाल देखिएगा। The bill from the contractor was received on 1 दिसंबर 2021। इसका मतलब है ये कॉस्ट इनकर्ड हुई थी 2021 में, पेमेंट कर रहे हैं 2022 में, तो 2021 की करंट लायबिलिटी में भी 100 मिलियन आएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट में हमने एसेट लायबिलिटी लिखनी होती है, इनकम एक्सपेंस लिखना हुआ। एक बिल हमें कॉन्ट्रैक्टर दे गया कि भाई ये पे करो, हमने वो पे कब कर रहे हैं? 2022 में, तो दिसंबर 21 में क्या होगा उसका स्टेटस? लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर आपने एक पेमेंट की 70 मिलियन की सी से, और फिर एक पेमेंट की 160 मिलियन डी से। नीचे लिखते हैं ए क्या है? ए इज अ शॉर्ट टर्म लोन 200 मिलियन obtained on 1 अप्रैल 21 from बैंक ए at the rate of 16% per annum. The surplus fund available for the loan was invested at the saving account 10% per annum. On 1 March 2022, ML repaid the loan using the proceed from the right issue of the shares. कहते हैं हमने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया 200 मिलियन का, और जैसे हमने राइट शेयर इशू किए थे उससे पैसा आया, हमने 1 मार्च 2022 को वो
शॉर्ट टर्म लोन वापस कर दिया। बताओ इसका जो इंटरेस्ट आएगा, अब एसेट कंप्लीट होने का इंतजार करें या 1 मार्च 2022 को इसका इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि पैसे वापस कर दिए। ये बात समझ लगी? मोस्टली हम वो याद होता है ना कि सर ने कहा था कि जैसे ही कंडीशन पूरी हुई उस दिन से लेकर एसेट के कंप्लीट होने तक सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। वो बातें होती है नॉर्मल, लेकिन जो क्वेश्चन को भी आई कैप की भी इज्जत किया करना, आई कैप जो कहता है उसको भी फॉलो करना। आपने लोन लिया था 1 अप्रैल को, क्या 1 अप्रैल से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी? कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई? 1 जून को, और पेमेंट कब हुई? 1 मई को। तो किस दिन से एसेट कैपिटलाइज होना शुरू होगा? 1 जून को। उससे पहले वाला जो पैसा है वो एसपीएल में जाएगा। उसकी अगर इनकम आएगी तो वो भी एसपीएल में, और अगर उसका एक्सपेंस आएगा वो भी एसपीएल। आगे चलते हैं। जो आपको राइट शेयर से पैसे में ज्यादा बच गए, कहते एक्सेस कैश अवेलेबल विद एमएल इन करंट बैंक अकाउंट। कहता है जो आपको वो एक्सेस पैसे मिले ना, राइट शेयर इशू किया, राइट शेयर इशू करके हमने एक तो 200 मिलियन वापस किया, जो एक्स्ट्रा पैसे बचे वो कहां रख दिए? एक बैंक अकाउंट में। उसने पैसे बताए ही नहीं कि राइट शेयर से कितने पैसे आए, बस ये बता दिया कि जितने एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो कहां रखे हुए हैं? बैंक में। फिर आगे दिखता है 70 मिलियन की पेमेंट। Withdrawal from its short-term investment earning a profit of 12% per annum. Withdrawal from its short-term investment earning a profit of 12%। कहता है वो जो पैसे हमने करंट अकाउंट में नहीं रखे थे उससे पेमेंट्स कर दी, जिसके ऊपर हमें 12% इंटरेस्ट भी मिल रहा था। आगे चलते हैं। डी, विदड्रॉल फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। विदड्रॉल फ्रॉम एस ई जी, पता है क्या मैंने लिखा है? ए वाला लोन स्पेसिफिक बोर्विंग, बी और सी की जो पेमेंट्स है वो इक्विटी, और जो डी है वो जनरल बोर्विंग से। अब मुझे बताएं, इक्विटी का ना तो इंटरेस्ट लेते हैं ना उसका डिविडेंड लेते हैं, उसकी सिर्फ पेमेंट कंसीडर होती है एसेट की कॉस्ट के अंदर, अदरवाइज और उसका कुछ भी नहीं करते, और उसका कुछ भी। हाँ, अगर उसके पैसे बताए होते कितने पैसे हैं, उसके ऊपर 12% हमें इंटरेस्ट मिला है, अगर वो अमाउंट बताई होती तो हम उसके ऊपर वो इंटरेस्ट इनकम भी लेने की कोशिश करते, लेकिन उसने वो अमाउंट नहीं बताई। जनरल बोरिंग के बारे में मैंने क्या बताया था? कॉस्ट कैपिटलाइज कब करते हैं? किस दिन से स्टार्ट करते हैं उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना? जिस दिन उससे कोई पेमेंट यूज करे, उसमें ऊपर वाली शरायत नहीं देखते। जिस दिन जनरल बोरिंग से पैसा टेक ओवर करेंगे फॉर द क्वालिफाइंग एसेट, उस दिन से लेकर या तो पे ना कर दो या फिर बिल्डिंग ना कंप्लीट हो जाए। डेप्रिसिएशन चार्ज स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लाइफ ऑफ 20 ईयर। सवाल हमारा खत्म हो। अब हमने क्या करना है? एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। क्या इसमें हमें एसेट के कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी? एसेट का कॉस्ट बनाए फाइंड करें या ना करनी है? एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, हमने फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। इसमें हमें नॉर्मल एक्सपेंस भी चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मिल गया तो, नहीं मिले तो वो छोड़ देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन गिवन है बस उसका एक्सट्रैक्ट बनेगा, जो इंफॉर्मेशन है ही नहीं उसका एक्सट्रैक्ट नहीं बनेगा। हाँ जी, 2021-22 है, 2021-2022 स्पेसिफिक बोरोइंग। उसमें क्या आना है? पहले इंटरेस्ट आना है। इंटरेस्ट किस दिन से स्टार्ट होगा? कितना पैसा लिया आपने? 200 मिलियन, 200 मिलियन लिया ना? yes, अब जरा फोकस करना। आपने 1 अप्रैल को 200 मिलियन लिया था,
और कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई? 1 जून को। पेमेंट कब हुई? 1 मई को। तो कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट हुई? अब एक और बात बताना, 1 अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना क्या इंटरेस्ट आएगा या नहीं? इंटरेस्ट आएगा, वो जाएगा एसपीएल के अंदर। जून से लेकर अगले साल किस टाइम तक? 1 मार्च तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। दरम्यान में सस्पेंशन पीरियड का जिक्र नहीं है। 200 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 16% रेट है, 16% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है? जो 1 जून से काउंट करना शुरू कर दें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 7/12 1, फिर 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12, टोटल 9 महीने बनते हैं। 1 जून से 1 मार्च तक टाइम काउंट कर लो, टोटल कितने महीने बनते हैं? 1 जून से 1 मार्च तक 9 महीने बन गए। 7 महीने 2021 में कवर हो रहे हैं और 2 महीने 2022 में कवर हो रहे हैं। तो जो 2021 में है वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 2021 में, और जो 2022 में आ रहा है उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा 2022 में। तो करो जरा मेरे भाई, 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 7/12 18 और फिर 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कितना? 5.3। ये स्पेसिफिक लोन तो आ गया। अब आपने लोन लिया कब था? 1 अप्रैल 2022 को। कितना लोन लिया था? क्या ये 200 मिलियन में से 1 अप्रैल को पेमेंट भी की थी या नहीं? 1 मई को पे की थी। इसका मतलब है 200 मिलियन आपके अकाउंट में आ गया था और 1 महीने तक पूरा 200 मिलियन आपके अकाउंट में पड़ा रहा। आप अपनी जेब ही समझो, लोन 1 अप्रैल को लेकर आपने अपनी जेब में रखा हुआ है और आपको पता जब तक आपकी जेब में रहेगा इंटरेस्ट इनकम देगा। वो अलग बात है उसको कैपिटलाइज में जाना है या नहीं जाना, लेकिन इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी। ठीक है, 1 महीने तक ये 200 मिलियन रहा क्योंकि 1 मई को एक पेमेंट कर दी थी। कितनी अमाउंट आई? 1.6। इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, भला क्यों? क्योंकि ये कैपिटलाइज नहीं होनी, इसने वहां पर नेट नहीं होना, इसने जाना है अदर इनकम के अंदर। फिर 1 मई को 1 मई 2022 को एक पेमेंट हो गई। कितनी? 140। अब हमारे पास कितना पैसा रह गया? 60। ये 60 कब तक 60 रहा? नेक्स्ट पेमेंट तक। नेक्स्ट पेमेंट कब कर रहे हो? 1 जनवरी को। पेमेंट कब कर रहे हो? 1 जनवरी। मतलब ये 60 मिलियन आपके पास 31 दिसंबर 2021 तक रहा। 31 दिसंबर 2021 तक आपका 60 मिलियन रहा। अब आए जरा फोकस 1/1/22 तक बताओ टाइम कितना बनता है? फोकस करके प्रॉपर टाइम काउंट करके बताओ 1 मई से लेकर, यहां पर भी 2021 ही है। कितने? 5 वक्त भी आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने महीने बन गए? मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/12। ये किसी को समझ लग गया तो अच्छी बात है, वरना एम ही लिख दो। किस किस को नहीं समझ लगी? स्टिल जून से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होनी है और 1 मई से 1 जून तक का जो डिफरेंस है वो भी किस में जाएगा? एसपीएल के अंदर जाएगा और बाकी कैपिटलाइजेशन में जाएगा। इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया। देखिए 2 महीने जाना है ना,
अप्रैल वाला टाइम और मई वाला टाइम, ये 2 महीने एसपीएल के हैं। हाँ जी, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितना? 60 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 0. ये भी बॉक्स के अंदर, और 60 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12 3.5. ये जाएगा नेट होने 2021 में। ये आपका एसओपीएल है 2021 का अदर इनकम, और ये 3.5 आपका सवाल खत्म होने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी वर्किंग यही थी बस, क्योंकि इक्विटी का हम कुछ भी नहीं करते, एसओपीएल के अंदर कुछ भी नहीं करते इक्विटी। हाँ, अगर उसकी अमाउंट बता दी जाती ना, और वो करंट अकाउंट में जो रखी हुई है, वो शायद उसकी अमाउंट लेकर अदर इनकम में लिख देते, लेकिन उसकी अमाउंट कहीं नहीं बताई हुई। जो ऊपर बताई हुई है वो पेमेंट्स बताई हुई है, जो ऊपर बताई हुई है वो क्या बताई हुई है? पेमेंट्स। वो अमाउंट नहीं बताई। जनरल बोरिंग कॉस्ट भी हमें नहीं गिवन, जनरल बोरिंग का अमाउंट भी नहीं गिवन हमें, जनरल बोरिंग की अमाउंट भी नहीं गिवन, बस उसने ये बताया कि ये जनरल बोरिंग से की है। आए जरा पहले तो ये इसको हम लिख लें, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 2021 में 3.5 माइनस कर देते। उसके बाद जनरल बोरिंग, हाँ जी, जनरल बोरिंग कॉस्ट बताएं जरा। जनरल बोरिंग कॉस्ट बहुत आसान है ये, बस जिसको कॉन्सेप्ट है। पहले हमने 200 मिलियन का काम किया, बी और सी को छोड़ देंगे, भला क्यों? क्योंकि वो इक्विटी से रिलेट करता है। हमने यहां पर लिखा हुआ है डी, और नीचे डी लिखा हुआ है, ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, रेट है 14%। बताओ हम इसका कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करें या 14% इस्तेमाल कर? 14% इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि एक ही बोर्ड है। ये पेमेंट का दिन पड़ा 1 अगस्त 2022 को, 140 मिलियन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए पे कर दिया। तो इसी दिन से जो इंटरेस्ट आएगा वो किधर चले जाएगा? एसेट की कॉस्ट में। और कब तक, कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अक्टूबर 2022 को। तो अगस्त का महीना 8, 9, बस 2 महीने, 8वां 9, क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो ये हमारे पास आ गया 1 अगस्त 22। 140 पे किया उससे 160 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 2/12, बस यही इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है। और 160 मल्टीप्लाई बाय 14% कितना? 3.73 3.73। ये बोरोइंग कॉस्ट आएगी जो कैपिटलाइज होनी है, ये बोरोइंग कॉस्ट आएगी जो कैपिटलाइज होनी है। तो 18.67 माइनस 3.5 करो जरा, 15.17 और 5.3 डबल 3 प्लस 3.73 9. इसमें ऐड कर दो कॉस्ट इनकर्ड, ये भी एक टेक्निकल चीज है। कॉस्ट इनकर्ड कोई बता सकता है? कॉस्ट इनकर्ड बताया 2021 की कॉस्ट इनकर्ड कोई बता सकता है? 2021 की 140 या 240? 140 या 240? 2021 की कॉस्ट इनकर्ड 240, क्योंकि पेमेंट 2022 में है, इनकर्ड वो 1 दिसंबर 2021 में है। छोटा सा स्टार बनाया हुआ है उसने, ठीक होगी बात? ये स्टार जब भी नजर आने आए ना, तो आपको इसको ना चमकता नजर आना चाहिए, ब्लिंक करता नजर आना चाहिए जी। 240, ये कितनी अमाउंट आ गई?
15.17 प्लस 240 255. अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम सीविप 2021 का सीविप किस नाम से, किस हेड के अंदर जाएगा? नॉन करंट एसेट में। फिर नीचे लिखे ब्रॉड ऑन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट इनकम 2022 की कॉस्ट इनकम बताओगे? 2022 की 70 प्लस 160 200, और जो पिछले साल का ब्रॉड ऑन है वो भी ऐड हो जाएगा 9.06 प्लस 230 प्लस 255.17 494. अब ये सीवेप है या बिल्डिंग है? बिल्डिंग ही बनाई है ना, ऑफिस बिल्डिंग ही बनाई है। अब इसको 20 पे डिवाइड करके 3/12 की डेफिनेशन भी आ गई। 20 पे डिवाइड करेंगे और 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अब ये कितना डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/3/12 6. और इसको माइनस करके एसेट वो बुक वैल्यू में लिख देंगे। और जरा अगर आपने एक्सट्रैक्ट लिखने हैं तो आ जाओ। यहां पर आए जी। सबसे पहले तो मुझे इनकम और एक्सपेंस लिखवा दो ना, ताकि ये मामला खत्म कर दें हम। आपके पास डेप्रिसिएशन मैं लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 6 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग नंबर जो भी रेफरेंस दोगे आप, कितनी है? 2 महीनों की। जाओ जरा अपनी वर्किंग चेक करो, एक एक महीना करके आपने 2 महीनों की इनकम फाइंड की हुई है। 2021 में 22 में 21 में मुझे कोई फाइनेंस को इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड करके दे दे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कैपिटलाइज किए हैं वो ना, 200 का 16% मल्टीप्लाई बाय 2/12। पता चला? ये 2/12 कौन सा है भला? जो कैपिटलाइज नहीं है, जो कैपिटलाइज अप्रैल में लोन ले चुके हो। अप्रैल का महीना और मई का महीना तो कैपिटलाइज ही नहीं किया, तो फिर वो किस में चला जाएगा? एक्सपेंस में। कितना आता है? 2021 में 22 में 21 में 5.33। ये आपका एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट की सारी बातें होगी। 2 महीने की इनकम आ गई, 2 महीने का एक्सपेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई सबकी जैसे इसकी बनती थी। और जरा आप यहां पर आओ, ये तो काम आसान है। बिल्डिंग पीपी की हेडिंग के अंदर बिल्डिंग लिखवा दे। पहले पीपी की हेडिंग के अंदर बिल्डिंग लिखवा दें। टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 488.03। और इधर यहां माइनस करके भी डिफरेंस लिख सकते हो, यहां कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड सीविप 255 ये है आपका जवाब। एक साइड पर S2FP का एक्सट्रैक्ट है और एक साइड पर S2FPL का। क्या हुआ? लायबिलिटी कौन सी है? 100 की लायबिलिटी लिखेंगे 2021 में। 100 की लायबिलिटी लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। बाकी जो इक्विटी फंड है उसकी अमाउंट का नहीं पता, जनरल फंड की भी अमाउंट का नहीं पता। जनरल बोरिंग की अमाउंट का पता होता ना तो वो भी करंट लायबिलिटी में आना था, उसका इंटरेस्ट फॉर द ईयर भी आना था। उसकी अमाउंट नहीं बताई हुई, उसमें से पेमेंट बताई हुई है बस। हाँ, लोन 2022 में वापस किया है तो 2021 में वो भी 100 वो वाला
और 200 भी शॉर्ट टर्म ही था, 1 मार्च 2022 में वापस किया है, तो 21 के एंड पे तो वो हमारी लायबिलिटी थी। जनरल बोरिंग की अमाउंट का नहीं पता, अगर अमाउंट का पता होता है ना तो वो भी आना था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे ना बुक के अंदर गिवन है सारे, ये इन पांच स्टैंडर्ड में से ना, नॉन करंट एसेट के 5 स्टैंडर्ड में ये किसी न किसी के अंदर जरूर होंगे। कोई IAS 40 के अंदर होगा, कोई IAS 36 के अंदर होगा, कोई IAS 16 के क्वेश्चंस के अंदर होगा। 2022 का सवाल में क्वेश्चन वैसे देखना है तो देख लो, IAS 20 का एक सवाल आया हुआ है, IAS 36 और नॉन करंट एसेट के आए हुए हैं नोट्स, और मिक्स होके आए थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ। फिर स्प्रिंग 2022 में चलो तो ये IAS 23 का सवाल बुलान वाला, ये आप कर लो, कर चुके हो। अब दोबारा करने हैं सारे सवाल, वो तो हमने प्रैक्टिस की थी पास पेपर, अब हम करने लगे हैं। दूसरा सवाल इसका आया था नोट्स का, और फिर एक थ्योरी का सवाल आ गया। 2021 में चलें जी, इंपेयरमेंट का सवाल, एक्सट्रैक्ट का सवाल 16 नंबर का। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ये कल वाला तो नहीं है, फिर ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये कल वाला है, बनी ईयर लिमिटेड वाला। ये यहां से आपने दोबारा करना है क्योंकि फीलिंग है पेपर वाली, वो बुक वाली फीलिंग ना है। चलिए, ये हमारा हो गया। 16 नंबर का सवाल आया था 2021 में, जनरल एंट्रीज का सवाल, डिस्कस करने वाला सवाल, जनरल एंट्रीज, नोट्स 2020 में। चलें जी, आ गया सवाल हमारा एक्सट्रैक्ट, और कितने नंबर का सवाल? तसल्ली से बैठने, ये 2020 में आया, स्प्रिंग 20। हाँ जी, पेपर हुए थे। ये 20 मार्च को लगा था लॉकडाउन, और ये सवाल हुआ था यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो पेपर होने के बाद कोविड आया। जून के एग्जाम कैंसिल हो गए थे CFAP के, तो मार्च के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए थे क्योंकि तब एग्जाम हो चुके थे, और कोविड आया था 20 मार्च को, यानी जो लॉकडाउन वाला था। चले जी, अच्छा आपके पास है ना, तो आप ऐसा देखें, एक दफा जाकर विजिट कर ले, आप देख ले कि आगे कोई एक्सट्रैक्ट का सवाल है तो नहीं। जल्दी से बताएं, कोई नोट्स का सवाल है तो नहीं, और अगर है तो वो आपका होमवर्क होगा एक्सट्रैक्ट का। अगर नहीं है तो यही सवाल दोबारा करने हैं। आगे जितने भी सवाल है ना, वैसे वो आपके या तो मैंने टेस्टों में ले लिए हुए हैं, टेस्ट करवाए थे आपके, या तो बुक में है, सवाल कोई रहा नहीं। दो 2016 उस पहले तो थे ही नहीं। चले आ जाए वापस। नॉन करंट एसेट है जी, अब इसको ना तसल्ली से सीखे क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और अब आपने एक्सट्रैक्ट के सवाल यही जो है यही अब करेंगे आप। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इतनी है, हम पास पेपर के अलावा तो स्टैंडर्ड और है नहीं कोई अच्छा। तो पेपर में एक्सट्रैक्ट का मतलब है कोई क्वेश्चन आया है, उस ट्रांजैक्शन में जितने इनकम एक्सपेंस है वो अलग कर दो, एसेट लायबिलिटी अलग कर दो,
और हो सकता है वो इस दफा वो एक आधा कोई एडजस्टमेंट IAS 41 की डाल दे, इक्विटी की डाल दे। चले जी। अच्छा, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के भी पास पेपर इसी सूरत में मैं आपको भिजवा देता हूं। जब उसकी आपने तैयारी करनी है, उसकी भी ऐसे करनी है, कैश फ्लो की भी ऐसे करनी है, रेशियो की भी ऐसे करनी है। मैं आपको पेपर फॉर्म में सारा डाटा दूंगा, बुक से वेरीफाई जरूर करना। सोल्यूशन में कोई मसला आए तो आई कैप की किताब वाले वैलिड सोल्यूशन है, आई कैप के सोल्यूशन वैलिड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर, सब नहीं, कुछ क्वेश्चन के अंदर आई कैप के सजेस्टेड आंसर के अंदर गलतियां हैं। आई कैप की बुक में उसको ठीक किया हुआ है, इसलिए आई कैप की बुक वाले जो आंसर है वो ज्यादा रिलायबल है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें। यहां से शुरू करना है या पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे? आओ जरा फिर। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस। चले, आखिरी चीज रह गई थी, वो भी कवर होने जा रही है। OCI दिसंबर 19 और SOFP शो कंपैरेटिव। आखिरी सवाल भी है और सबसे अच्छा सवाल भी है। DL uses cost model subsequent measurement for PPE except for the specialized vehicle। लो जी, PPE के भी दोनों मॉडल आ गए, कॉस्ट मॉडल भी आ गया और स्पेशलाइज्ड व्हीकल का रीवैल्यूएशन मॉडल भी आ गया। DL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। गवर्नमेंट ग्रांट has recorded deferred income and part of transfer income each year. Investment property is at fair value। कितने स्टैंडर्ड है? 3, 20, 16 और 40। ठीक है, ये है आप जो आपको स्टैंडर्ड पहले आता है वो आपको आप लोग का ये IAS 40 है आपका। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यूजफुल लाइफ, प्लांट परचेज और अवेलेबल फॉर यूज, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ये 20 के साथ मिक्स है। और ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, ये आपका IAS 60। बाकी 16 भी मिक्स है। 3 सवाल हो गए और 3 स्टैंडर्ड है। अब पहले को अलग समझने, उसका सारा वर्किंग कर करा के जो कुछ जहां जाना है वहां लिख देंगे। DL purchased a specialized vehicle for ₹370 million on 1/7/17। हमारा साल कौन सा है? 1918। हमारा साल कौन सा? 19 हमारा साल है और 18 हमारा हमसाया है। हमसायों को भी साथ लेकर चलते हैं। DL purchased specialized vehicle 370 million on 1/7/17। The vehicle has a life 10 years, residual value 30 million। The revalued amount of the vehicle as at December 18 और 19, ये दोनों हमारे साल है। Determine 302 million and 290 million respectively। There was no change in life या residual value। इसमें से जो निकलता है हमने जाकर लिखना है SOPL, OCI और SOF। जो तो होगा इनकम या एक्सपेंस SOPL, जो होगा सरप्लस OCI, और जो होगा एसेट की वैल्यू साल के एंड पे वो चली जाएगी SOFP के अंदर। इसमें गलती हो जाती है वो भी बताता हूं मैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ऊपर फॉर्मेट में सारा नहीं लिख रहा, DL लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, SOPL, OCI। मैं यहां से शुरू करते चले। DL extract from statement of profit or loss for the year ended 31st December 19। तो 2019 2018 रुपीज इन मिलियन जी। अब नीचे लिखेंगे, अब नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम OCI, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम OCI। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम,
और द ईयर एंडेड 31st December 2019 और 2018 रुपीज एंड मिलियन। फिर हमारे पास एक्सट्रैक्ट आएगा जनाब, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2019 2018। आप अगली फर्दर छोटी सी हेडिंग भी लिख सकते हो, अदर एक्सपेंस अदर इनकम, ये सारा कुछ लिख के अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। ये हमारा अगला पेज हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 स्पेशलाइज्ड व्हीकल। रीवैल्यूएशन का सवाल है ना जी। आप इसको एक्सट्रैक्ट या नोट समझो ही ना, आप समझो हमारे पास एक रीवैल्यूएशन का सवाल आ गया, हमने वो हल करना। 17 को आपने 2017 को आपने कैसेट खरीदा कितने का? 370 मिलियन का। जून 17 को हमारा साल, दिसंबर 17 को हमारा साल एंड हुआ, तो क्या डेप्रिसिएशन आई होगी? 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ है? 10 साल मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना? 370 में से 17 माइनस कर दें 350। अब फोकस करना है पूरी तरह से, क्योंकि हमारा साल आ गया ना 2018 वाला। जाओ जरा 2000 कब साल के शुरू में रीवैल्यू किया है या साल के एंड पे किया है? साल के एंड पे किया है, तो पहले डेप्रिसिएशन पे ले लें, फिर उसके बाद रीवैल्यू करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यू। हाँ जी करें जरा डेप्रिसिएशन पहले। दिसंबर 18 पहले रीवैल्यू, सॉरी पहले डेप्रिसिएशन 34 कर दूं मैं? कोई एतराज तो नहीं है? और क्योंकि 6 महीने की 17 थी, साल की 34 होगी, करके देख लो। वैसे भी 319 वाला एसेट कितने का हो गया? 302 का। सरप्लस है या लॉस? कितना लॉस है? 319 का 17 का। इस लॉस का अब कुछ करेंगे या नहीं? वैसे अमोर्टाइज वगैरह तो नहीं करेंगे ना, आगे डेप्रिसिएट तो हो चुका है। अब मैं आपको यहां तक बस, आप लोग खुद से ऐसे छोटा सा स्टार बना लो, चाहे ब्लिंक ना भी करे, कि ये चीजें कहां जाएंगी 2018 का ना। आप खुद एक्सट्रैक्ट इसके ऊपर बनाओ, खुद जल्दी से स्टार बनाओ छोटा सा, या कोई निशान लगा लो कि भाई ये चीज इधर जाएगी, ये चीज उधर जाएगी, लिखकर बताओ। फिर मैं बताता हूं, फिर मैं हाईलाइट करता हूं नाम के साथ। जल्दी करें जरा सब लोग। 2018 की इंफॉर्मेशन पे निशान लगाएं कि ये इस स्टेटमेंट में जाएगा, इतनी अमाउंट से जाएगा। लगा लिया निशान? अब मैं निशान लगाने लगा हूं। 34 आपका एसपीएल है और 17 भी आपका एसपीएल है, क्योंकि रीवैल्यूएशन लॉस है। ये बात समझ लगी? और 302 ये आपके ऊपर केस है, मतलब ये फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू। ये 3 वैल्यूज हैं। 2 जाएगी 2018 के एसओपीएल में, और एक चीज जाएगा 2018 के एसओएफपी में। यहां ओसीआई नहीं है कोई, यहां पर कोई भी ओसीआई अभी लिखना है तो अभी लिख लो, अगर अगला साल इकट्ठा करके लिखना है तो अगला साल भी कर लेते हैं। आओ जरा जुमान हमें लगी, चले 2019 में आ जाए। चले 2019 में। अब 2019 में दिसंबर 19, पहले तो मुझे बताएं, पहले डेप्रिशिएट करें या पहले रीवैल्यू करें? पहले डेप्रिशिएट करते हैं।
302 को डेप्रिशिएट किस पे करेंगे, कितने पे डिवाइड करें, नहीं 8 नहीं बनते, 1.5 साल 8.5 पे। 6 महीने गुजरे 2017 के और 1 साल गुजरा 2018 का, तो 10 में से 1.5 साल गुजर गया। 8.5 और इसको भी 8. अच्छा, लॉस को डिवाइड जरूर करेंगे, डिवाइड जरूर करना होता है, लेकिन उसकी एंट्री नहीं पास करते, उसका कुछ करते नहीं है। 302 को 8.5 पे डिवाइड किया, कितना आ गया, 35.5। ग्रेजुअल वैल्यू माइनस करके करना है। 302 माइनस 30, जो बचेगा उसको 8.5 पे डिवाइड करें। 302 माइनस 30 ओवर 8.5 कितना, और 17 में से 8.5 2, जी इस 2 का कुछ नहीं करना। ओसीआई का होता तो कुछ करते हैं, इसका कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ वर्किंग की हद तक है बस। 270 कितना बढ़ गया, 270, और यहां पर कितना बढ़ गया 15 पे। 270 वाला एसिड कितने का हो गया, 290। तो 290 का एसेट हो गया, तो 15 ये खत्म, और 5 का हमें सरप्लस भी आ गया। अब भी आप ऐसा करो, निशान लगाओ, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने हाईलाइट किया था, कौन सी अमाउंट कहां कहां जाएगी, ये थोड़ा टेक्निकल है। सिर्फ आप निशान लगा दें कि कौन कौन सी अमाउंट कंसीडर करनी है, और दिमाग में ये प्रिंट करें कि किस किस जगह जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। कौन, मैंने पूछना नहीं है, निशान तो लगा लो ना, खुद ही खुश हो जाना, खुद ही शर्मिंदा हो जाना, ठीक है। लगा लिया निशान, रिजवान आपने निशान लगा लिया। अब जरा निशान मैच करें। 32 जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर, ये 15 जाएगा अदर इनकम के अंदर, रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से। 15 जाएगा रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से अदर इनकम में। 5 जाएगा ओसीआई के अंदर, और 290 जाएगा, मतलब यहां से ये बॉर्डर है, ऊपर वाला 2018 है, नीचे वाला 2019 है। ये अक्सर स्टूडेंट ना रिवर्सल भूल जाते हैं, अदर इनकम में लिखते, क्योंकि एंट्री क्या पास होती है, पीपी डेबिट, एसपीएल क्रेडिट। अब एसपीएल क्रेडिट कार्ड तो रहे हो, एसपीएल क्रेडिट क्यों हो रहा है, रीवैल्यूएशन की वजह से। और दूसरी गलती कहां पर होती है, एक गलती ये, जिसने ये ठीक किया आई कैप खुश होगा, और दूसरा ये लोग 5 मिलियन ओसीआई में तो लिख लेते हैं, इक्विटी के अंदर लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर भी रिवेन्यू सरप्लस का एक कॉलम है। इक्विटी का एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होता है। अब लिख लें ये सारे 3 वैल्यूज 2018 की और 4 वैल्यू 2019। आज जो एसपीएल में लिखते हैं सबको अलग अलग। सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन व्हीकल की। बताओ 2018 में कितनी डेप्शन थी, 34, और 2019 में इंपेयरमेंट लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस को इंपेयरमेंट लॉस से कह सकते हैं, परेशान होना। रीवैल्यूएशन लॉस 2018 में कितना आया था, 17। अच्छा इनकम के साथ लिखना है या इकट्ठा ही लिख दे, इकट्ठा ही लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिवर्सल।
रिवर्सल कितने का किया है? 15 15 को मैंने पॉजिटिव लिखा है जी क्योंकि वो इनकम है, वो रिवर्सल था। ओके होगी बात? रीवैल्यूएशन सरप्लस 2018 में नहीं है, 2019 में कितना है? 5 फाइनेंशियल पोजीशन में हेडिंग देंगे पीपीई, पेपर में पूरा लिख लेना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और नीचे लिख देना स्पेशलाइज्ड। 2018 में कितनी वैल्यू लिखेंगे भला? 300 और 2019 में 200। होता क्या है, जब साल के एंड पे फेयर वैल्यू आती है ना, वही होती है उसकी वैल्यू। स्पेशलाइज्ड व्हीकल हमारा कंप्लीट, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। बल्कि एक चीज रहेगी स्टोरी, इक्विटी की। रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां पर नहीं आएगा और यहां पर बिल्कुल जाएगा, लेकिन ये साल के एंड पे है ना, 2000 आखिरी साल के भी एंड पे है, तो रिटेन अर्निंग में तो कुछ किया ही नहीं हमारे सालों में, वरना इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते और उसको रिटेन अर्निंग में लिखते, यहां से माइनस करके नीचे रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाते। कोई इधर देख ले जरा, खामोशी जरा। अगर तो ये रिटेन अर्निंग की भी एंट्री आ जाती तो क्या करना था, यहां पर सपोज एक अमाउंट ₹1 मिलियन हमने रिटेन अर्निंग में लिखा है, तो नीचे इक्विटी के नीचे रिटेन अर्निंग का कॉलम आता, यहां पर हम 4 लिख देते, यहां नीचे लिख देते 1, तो इस तरह करके लिखते थे, जितनी अमाउंट वहां से माइनस कर देते रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते। अगर रिटेन अर्निंग की बात आती है ना, तो वो इस तरह से डील होती है। शायद कुछ सवाल आए भी सही हमें, इसलिए लिखी है कि करना है, लेकिन यहां हो नहीं रहा। 2017-19 में 18 में लॉस आया, 2019 में सरप्लस आया, लेकिन साल के एंड पे आया। शुरू में आता तो फिर उस साल का होना था, ये नहीं कि वो लिखा हुआ तो हमने करना है, होना भी तो चाहिए ना जी। अब आ जाए नंबर 2 पे, IS 20 फोकस। DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of ₹280 million. The plant had useful life 8 साल. The plant was purchased on 1/1/18. Available for use कब? 1 अप्रैल 18। The commercial production start 1 जून 18। आपके लिए कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 2018। आगे भी देखें, 1 जुलाई को गवर्नमेंट ग्रांट मिली 2018 में 120। इसको अमाउंटाइज किस दिन से करेंगे? 1 जुलाई से, 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से या 1 जून से? कैसे? 1 अप्रैल से, क्योंकि याद रखना है गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ अपने एसेट से रिलेटेड ही अमाउंटाइज होती है, ये कभी भी और कोई डेट नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। उसके बाद वो कहता है 1 जुलाई को रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 120 मिलियन टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। द सेक्शन लेटर दैट इफ DL सीज द प्लांट टू रिमोट एरिया बिफोर 2021, DL वुड बी रिक्वायर्ड टू रीपे द फुल अमाउंट। लेकिन शुक्र करो कि उसने रिफंड नहीं बताया। ये तो सिंपल है, जो एसेट है वो एसेट में लिख दो और उसको अमोर्टाइज करके करंट और नॉन करंट कर दो। अब ये कौन सा टॉपिक हमारा एक्टिवेट हो गया? IS 20। बस ऐसे बटन रखने अपने पास, जो पिछला बटन ऑफ, अगला बटन ऑन। 1/4/18 कितने का एसेट लिया अपने? 280 मिलियन का।
और गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी? 120। अब ये 1 या 2 मिनट के अंदर इससे एक्सट्रैक्ट बन जाने हैं, क्योंकि इतना एक सवाल होता है, कोई ज्यादा लेंथी होता है, कोई शॉर्ट भी होता है। दिसंबर 18 इसको डेप्रिशिएट करेगी और उसको अमोर्टाइज करेगी। क्या लाइफ है? लाइफ बताया हुआ, रेट बताया हुआ है, 8 साल लाइफ है। तो चलें जी, 8 पे डिवाइड करें और 9/12 से मल्टीप्लाई करें। 8 पे डिवाइड, 9/12 से मल्टीप्लाई, 26.25 कितना? 26 पॉइंट। अब बोला ना करे ना, और 120 के साथ भी यही काम करें। 8 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 9/12, 11. 253.75 280 में से 26.25 माइनस कर दें, 53.75 253.75, 108.75। 2018 हमारे 2 साल है, 19 पे भी आ जाए, दिसंबर 19, आप पूरा साल 280 को 8 पे डिवाइड कर ले, 35 पूरा पूरा जी माइनस भी करके बता दें, 218 218.75 218. और इसको भी 8 पे डिवाइड करें, 15, 93. अब इसके अंदर एक्सट्रैक्ट भी हैं दोनों सालों के, और इसके अंदर करंट और नॉन करंट का अलग अलग भी कर सकते। जरा फोकस करना, देखिएगा, ये अमाउंट गई एक्सपेंस के अंदर 26.25 और 11.25 गया इनकम के अंदर, 253.75 गया नॉन करंट एसेट के अंदर, 108.75 में से 15 माइनस करके जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर, और 93.75 चले जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये बात तो समझ लग गई। फिर अगले साल 35 किधर जाएगा? एक्सपेंस। 280.75 किधर जाएगा? 15 किधर जाएगा? इनकम के अंदर, और 93 में से 15 माइनस होके करंट लायबिलिटी, और बाकी चला जाएगा नॉन करंट। ओके, खत्म। लिखने की जरूरत है या आगे चले? हो जाएगा ये, नहीं समझ लगी? चल आगे चले फिर। अब आगे IAS 40, ये थोड़ा अच्छा है। A warehouse was given on rent on 1/1/18. Previously the warehouse was in use of DL. और जी 1/1/18 को आप लोगों ने उसको रेंट पे दे दिया, हालांकि पहले वो इन यूज था। किधर से किधर जा रहे हो? 16 से 40 अब इसका मतलब है 16 वाला काम पहले, चाहे वो कॉस्ट मॉडल पे था, हम उसको रीवैल्यू करके ही देंगे, वो उसको साफ सुथरा करके फेयर वैल्यू पे लाके फिर उसके हवाले करें। क्या कहता है वो? 1/1/18 कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द वेयर हाउस 80 million एंड 16 years 1/1/18 को। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस वाज ऑन द डेट 1/1/18 को 104। 1/1/18 को हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू क्या थी उसकी? 80, और फेयर वैल्यू उसकी कितनी है? 104। हम उसको 104 पर IAS 16 के हिसाब से लाकर देंगे या वो खुद ही कर ले? हम उसको पहले फेयर वैल्यू पर लाकर देंगे। अच्छा, इसमें हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे, हालांकि एलिमिनेशन होनी चाहिए थी। एलिमिनेशन इसलिए करें क्योंकि उसने दी बुक वैल्यू है। अगर वो कॉस्ट भी देता, अक्यूमुलेटेड एप्शन भी देता, तो फिर एलिमिनेशन की जरूरत होती। अब सिंपल क्या करेंगे, जरा एंट्री की तरफ जाएं। आपका 80 मिलियन वाला बोले ना बोलोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे।
दाऊदा आपको अलग से बताऊं, 104, 80 से 104। एलिमिनेशन वाली एंट्री पास नहीं होनी, जरूरत भी नहीं है। पीपीई डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, ये किस साल में हुआ मामला, और अब हम इसको किसके हवाले करने जा रहे हैं, उसी दिन पीपी को दे दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दे दो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपीई कितनी अमाउंट से, अब ये पीपीई खत्म। 2018 में क्या पीपीई का नामो निशान होगा या नहीं, नहीं होगा, क्योंकि 5 जनवरी को वो हमने दे दी। अब 2018 के एंड पे आपका एसेट हो गया 96 मिलियन का, लॉस भी लिखेंगे, कितने से लॉस हो गया, 8 से आएगा फेयर वैल्यू लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट लिखेंगे, 96। अगले साल एसेट हो गया 96 से 115, 419 का गेन, और एसेट में कितना लिखेंगे 115, खत्म हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 का जो सरप्लस है वो ओसीआई में जाएगा। 2018 का जो सरप्लस है, मैं इसको कर देता हूं, आओ जरा लिखवा देता हूं। ये एसओपीएल है, एसओपीएल में जाएगा फेयर वैल्यू लॉस। 2018 में 8 का फेयर वैल्यू लॉस हुआ है, 2018 में डेप्रिसिएशन नहीं आई थी, फेयर वैल्यू लॉस हुआ था। फेयर वैल्यू गेन 19 से, बस ये 2 बातें आनी थी, बस खत्म। ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उन्हें से फेयर वैल्यू पे ही लिया, तो हमने से फेयर वैल्यू गेन पढ़ना, किसको, जब हम IS16 हाँ उसको रीवैल्यूएशन मॉडल मना करता है ना, वो IS16 के अकॉर्डिंग करना था ना, वो कहता है कि वो OCI IS16 का है। अगर फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से फिर वो फेयर वैल्यू होता, वो फेयर वैल्यू ही होता, वो गेन या लॉस होता। हाँ जी, आए जरा OCI में आए, जरा खामोशी। ये OCI कब आया था, 18 में या इसमें, यहाँ पर जो लोग थोड़े शऊर रखते हैं वो देखे, 2018 में आया था क्या, 2019 में भी आएगा। OCI फॉर द ईयर होता है, जिस साल की अमाउंट है बस उसी साल आती है, हर साल। इस सवाल करवाने का मकसद कोई और है। आए जरा, इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पिछले साल किस अमाउंट से आएगा, और इस साल किस अमाउंट से आएगा, 115। यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है, बस इसके लिए मैंने आपको करवाया इस। पहली बात तो ये है कि ये अब अमोर्टाइज नहीं होगा, क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। पिछले साल आपको 24 का सरप्लस आया था, OCI में गया क्या ये, क्योंकि ये पिछले साल कैरिड ऑन, अगले साल ग्रोड ऑन, कैरिड ऑन ग्रोड के चलता रहता है। इक्विटी के अंदर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो जो पिछला 24 मिलियन का सरप्लस पड़ा हुआ है वो अगले साल एज इट इज फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो खत्म तो हुआ ही नहीं। ये खत्म कब होगा, जब या तो ये बिक जाए या ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाए, फिर ये कम होना शुरू हो जाएगा, वरना ये वैसे ही पड़ा रहेगा। खत्म हो गया ये सवाल आपका। अब आपने मेरी तरफ से एक स्टेप पूरे हो गए, अब मैंने पीछे पढ़ना है किसके, नोट्स के। तो आप लोगों ने